प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेके आया हूं। राजनीति विज्ञान के व्याख्याता यानी राजनीति विज्ञान के लेक्चरर के द्वारा इस पेपर को हल करवाया हुआ है। पेपर को हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। घंटे का निशान दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे वीडियो की सूचना आगे मिलती रहेगी। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि बड़े मेहनत के साथ ये पेपर लेके आए हम। निर्देश के परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपने नामांक लिखे सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित है। किसी प्रश्न के एक से अधिक भाग है तो वो एक साथ लिखे। आगे बढ़ते हैं इसमें प्रश्नों की ओर। ये रहे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था? तो यहां पर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ब। सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए थे उस वक्त। दूसरा देखो, 1976 में कौन सा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 40वां, 42वां, 44वां या 46वां? तो 42वां संविधान संशोधन था जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो 1976 में हुआ था। तीसरा, फ्रांस का शक्तिशाली शासक कौन था? हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, सिकंदर? तो फ्रांस का जो शक्तिशाली शासक था वो नेपोलियन था। हिटलर जर्मनी का था, मुसोलिनी इटली का था और नेपोलियन फ्रांस का। 4 नंबर, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? विधायिका से, शहरी स्थानीय शासन से, ग्रामीण स्थानीय शासन से और कार्यपालिका से? तो ये आपका है ग्रामीण स्थानीय शासन से। किससे है? ग्रामीण स्थानीय शासन से। 74वां है शहरी स्थानीय शासन से है। से उत्तर हो गया। तो पहले दूसरे में ब और तीसरे चौथे में से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। हिटलर के समय जर्मनी में किस का नरसंहार किया गया? ईसाइयों का, मुसलमानों का, यहूदियों का या फिर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था? तो यहाँ पर यहूदियों का हुआ था। किसका हुआ था? यहूदियों का हुआ था। तो सही उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 6, मुस्तफा कमाल पाशा कौन था जिसने तानाशाह के रूप में कार्य संभाला था? इराकी तानाशाह, तुर्की तानाशाह, फ्रांसीसी तानाशाह, ईरानी तानाशाह? तो छठे का उत्तर है आपका तुर्की तानाशाह। मुस्तफा कमाल पाशा कौन था? तुर्की तानाशाह। 7वां प्रश्न देखो, दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड किसका प्रतीक है? अनुशासन का, स्वतंत्रता का, समानता का या राष्ट्रवाद का? तो यह है आपके राष्ट्रवाद का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस परेड किसका प्रतीक है? राष्ट्रवाद का। 8वां देखो, हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, ये किस प्रकार का अधिकार? राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक? तो वोट डालने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार। कैसा अधिकार होता है? राजनीतिक। तो 5वें में से, 6ठे में ब, 7वें में द और 8वें में ए हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। 9वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9वें में पहला, भारत में संविधान रिक्त स्थान में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पहले एक स्थान में ये लिख दीजिए। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन में हुआ था। ये भी समय पूछा गया है। तो 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 ईस्वी में हुआ था। कई दलों के समर्थन से बनने वाली सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार कहलाती है। गठबंधन सरकार। कई दलों से मिलकर बनने वाली, जो समर्थन से मिलने वाली सरकार है तो गठबंधन सरकार। तो क के अंदर रिक्त स्थान है 26 जनवरी 1950, ख में 1993 ईस्वी और ग के अंदर है गठबंधन सरकार। आगे देखिए इसमें अगले प्रश्न, प्रत्येक पंचायती निकाय की अवधि रिक्त स्थान की होती है। रिक्त स्थान मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ। देखो, प्रत्येक पंचायती निकाय की अवधि कितनी होती है? 5 साल। कितनी होती है? 5 साल। मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था। मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था।
तो ये क्यूबा में हुआ था भाई, किस में हुआ था? क्यूबा में। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? क्यूबा। क्यूबा। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था। चाहे लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न धर्मों को समानता की गारंटी देता है। ये कौन देता है भाई? ये देता है आपको धार्मिक निरपेक्षता। कौन देता है? धार्मिक निरपेक्षता। यानी च के अंदर क्या आ जाएगा? धार्मिक निरपेक्षता। धार्मिक निरपेक्षता। धार्मिक निरपेक्षता लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न धर्मों को समानता की गारंटी देता है। 6 भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज पुस्तक के लेखक रिक्तान में क्या आ जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जीवन जीने का अधिकार रिक्तान अधिकार माना जाता है। जीवन जीने का अधिकार कैसा अधिकार होता है? प्राकृतिक अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है? प्राकृतिक अधिकार होता है। जीवन जीने का अधिकार कैसा अधिकार होता है? प्राकृतिक अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। सत्य और असत्य कथन जानना है। सत्य के आगे सत्य और असत्य के आगे किसी देश के शासन को चलाने वाले नियमों या सिद्धांतों का समूह संविधान कहलाता है। तो ये बात कैसी है? सत्य है। ज्योतिबा राव फूले कर्नाटक के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। ये बात कैसी है? असत्य है। ये बात कैसी है? असत्य है। अब असत्य क्यों है? क्योंकि ज्योतिबा फूले है वो कर्नाटक के नहीं, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। गए देखो 1948 ईस्वी में फ्रांस में 5वां संविधान अपनाया गया। ये बात भी असत्य है, क्योंकि 5वां संविधान है वो 1948 में नहीं 1958 में। तो ये असत्य है। पहला सत्य, दूसरा तीसरा दोनों असत्य हैं। गह निर्वाचित सरकार का निर्वाचन जनता के वोट द्वारा होता है। ये बात सत्य है। गह क्या है? सत्य है। ठीक है, इस चीज को आप तो इसको ऐसे लिख लो, ये सत्य, ये असत्य, ये असत्य और ये सत्य। 1993 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ये बात असत्य है। 1993 में सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, वो तो 1991 में हुआ था। तो असत्य कर दो यहाँ पर। धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। ये बात भी असत्य है। नहीं भाई, ये तो धर्म की प्रशंसा या यूं कह सकते हैं अपने धर्म के बीच में समन्वय के लिए होती है धर्मनिरपेक्षता। उत्तराधिकार से प्राप्त वस्तु विरासत कहलाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। शिक्षा का अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है। ये बात भी सत्य है। तो आप देख सकते हैं कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो सत्य और असत्य आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10-15 शब्दों में भी दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये पूरा वाक्य लिखना है, केवल इतना नहीं लिखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि 10-15 शब्दों में उत्तर तो ऐसे ही बनेगा ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खैर देखिए, बेगार प्रथा को संविधान के किस अधिकार में दंडनीय अपराध माना गया है? तो आपका उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में बेगार प्रथा को संविधान द्वारा दंडनीय अपराध माना गया है। या फिर आप ऐसे लिखो, बेगार प्रथा को संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार में दंडनीय अपराध माना गया है। राजनीतिक भूचाल किसे कहते हैं? राजनीतिक भूचाल किसे कहते हैं? किसी देश में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता या किसी देश में उत्पन्न राजनीतिक संकट को राजनीतिक भूचाल कहते हैं, जिसमें सरकार को गिराना ऐसी स्थिति चलती है। जैसे राजस्थान में पिछले 2 सालों से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। तो आगे देखो, घ स्थानीय शासन किसे कहते हैं? स्थानीय शासन किसे कहते हैं? गांव जिला स्तर का जो शासन होता है उसको स्थानीय शासन कहते हैं। जैसे सरपंच है, जिलाध्यक्ष है, इस प्रकार से प्रधान है, गांव, तहसील, कस्बा, नगर निगम, नगर पालिका, ये सारे क्या होते हैं? स्थानीय शासन के अंदर आते हैं। अगला देखो, शांति के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं कौन सी हैं? तो आतंकवाद और शस्त्रीकरण। आतंकवाद और शस्त्रीकरण शांति के मार्ग में आने वाली प्रमुख 2 बाधाएं हैं। आतंकवाद और शस्त्रीकरण। अगला देखो, कुछ लोगों द्वारा किस जन समुदाय के लिए अफीम की संज्ञा दी गई है? तो कुछ लोगों द्वारा धर्म को
कुछ लोगों द्वारा धर्म को जन समुदाय के लिए अफीम की संज्ञा दी गई है। धर्म को, ठीक है, तो ऐसा ही लिखना है आपको, कुछ लोगों द्वारा धर्म को जन समुदाय के लिए अफीम की संज्ञा दी गई है। और अगला अच्छा है, बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं का कालक्रम से वर्णन क्या कहलाता है? बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं का कालक्रम से वर्णन इतिहास कहलाता है। क्या की जगह इतिहास लिख दो, उत्तर बन जाएगा। बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं का कालक्रम से वर्णन इतिहास कहलाता है। जय। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई थी? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12। और प्रश्न नंबर 12 क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है? तो समझिए आप, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। ठीक है ना, कि सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार ही सार्वभौमिक अधिकार है। मतलब ये कम पढ़ा है, ये ज़्यादा पढ़ा हुआ है, वोट नहीं देगा, ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, ये वोट देगा, ये नहीं देगा, ये जाति का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री वोट देगी, पुरुष नहीं देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए इसको सार्वभौमिक मताधिकार कहा गया है। तो दोबारा देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार व्यक्ति को मकान, रोजी और रोटी का भी अधिकार है, क्योंकि उसके बगैर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार व्यक्ति को मकान, रोजी रोटी का भी अधिकार है, क्योंकि उसके बगैर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। अगला देखो, कठोर संविधान से क्या आशय हैं? कठोर संविधान से क्या आशय हैं? तो देखो, वह संविधान जो कठिनाई के साथ, यानी वह संविधान जो आसानी से संशोधित किया जा सकता है, वो तो होता है लचीला। और जो संविधान आसानी से संशोधन, या जिस संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, वो कठोर संविधान होता है। जैसे मान लो कि 2/3 सदस्यों का बहुमत और आधे राज्यों का बहुमत है, वो क्या होता है? कठोर संविधान। कोई भी संविधान संशोधन करने के लिए एक तो 2/3 बहुमत होना चाहिए और एक आधे राज्य सहमत होने चाहिए, तो उसको कठोर संविधान संशोधन कहा गया है या कठोर संविधान कहा गया है। तो भारतीय संविधान है वो आसान और कठोर दोनों ही है, लचीला और कठोर दोनों ही है। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के किन 2 देशों के बीच सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के किन 2 देशों के बीच सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की 2 महाशक्तियां, एक तो है साम्यवादी सोवियत संघ और दूसरी है पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। कैसे लिखोगे उत्तर? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व की 2 महान शक्तियां, साम्यवादी सोवियत संघ एवं पूंजीवादी संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई, जो अब तक चल रही है। अल्पसंख्यकवाद किसे कहा गया है? देखो, अल्पसंख्यकों को महत्व देकर बहुसंख्यकों की अनदेखी करना ही अल्पसंख्यकवाद कहा गया है। यानी जहां पर जिन धर्म के लोगों की संख्या कम हो और जिनकी ज़्यादा हो, तो जिनकी कम होती है तो उनको महत्व ज़्यादा दिया जाता है, और जिनकी ज़्यादा हो उनकी उपेक्षा की जाए, उसको ही बहुसंख्यकवाद कहा जाता है, अल्पसंख्यकवाद कहा जाता है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि भारत में भी अल्पसंख्यकवाद है। अब भारत में कैसे है कि भारत में अल्पसंख्यक के अंदर बहुत सारे धर्म है, जिसमें मुख्य मान लो मुस्लिम धर्म है। तो जो सरकारें हैं वो मुस्लिम धर्म के पक्ष में ज़्यादा है। जैसे मान लो अपने राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, तो राजस्थान में नवरात्रे चल रहे थे, हिंदू धर्म के थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, 144 धारा वगैरह लगाकर कुछ नियंत्रण वगैरह लगा दिए।
वहीं उन्हीं दिनों के अंदर वापस शुरू हो गए आपके रमजान रोजे वगैरह मुसलमानों के। तो सरकार ने कहा कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर लाइट न काटी जाए। अब ये जो दोनों निर्णय हैं किसने लिए हैं, कैसे लिए ये तो पता नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है या राजनीतिक विचारकों का मानना है कि इसी का नाम क्या है, अल्पसंख्यकवाद है। इसी का नाम क्या है, अल्पसंख्यकवाद है। तो अल्पसंख्यकवाद का मतलब क्या हो गया, अल्पसंख्यकों को महत्व देकर बहुसंख्यक की अनदेखी करना ही अल्पसंख्यकवाद है। अगला देखो, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि एक देश के रूप में संगठित होना तथा उस देश के प्रति निष्ठा रखने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहा गया है कि पहले तो एक देश के रूप में संगठित होना, जैसे हम भारत के राष्ट्र के रूप में संगठित है, और फिर हम भारत के प्रति निष्ठा रखने की जो भावना रखते हैं उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। कि भारत की भूमि पर कोई आंच नहीं आने देंगे, भारत के लोगों पर कोई आंच नहीं आने देंगे, भारतीय संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देंगे, तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो दोबारा देखिए परिभाषा, एक देश के रूप में संगठित होने तथा इसके प्रति निष्ठा रखने की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में दीजिए। सरकार के अंगों के नाम लिखते हुए ये बताइए कि क्या उनमें तालमेल होना आवश्यक है। तो सरकार के अंग कौन कौन से हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, और इनमें तालमेल होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नीचे के लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं, 30-40 शब्दों का मतलब 3-4 लाइनें। लोकसभा की वित्तीय शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं। अब न्यायिक शक्तियां हालांकि न्यायपालिका की होती है, तो इसमें न्यायिक शक्तियां नहीं कहेंगे, विधायी और वित्तीय शक्तियां कहेंगे। और जिसमें राष्ट्रपति महाभियोग की शक्ति भी होती है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की शक्ति भी इनके पास होती है। आपातकालीन शक्तियां भी इनके पास होती है लोकसभा के अंदर। तो बहुत सारी शक्तियां जिनको आप लिख सकते हैं अपनी पुस्तक में। आगे देखो इसमें क्या है, कानून के शासन के भाव को स्पष्ट कीजिए। कानून के शासन के भाव को स्पष्ट कीजिए। कानून के शासन के भाव का मतलब यही होता है कि चाहे कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जाति से कोई भी हो, धर्म से कोई भी हो, सभी को कानून के शासन के तहत ही चलना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई अपना कानून बना ले कि ये हमारे धर्म में ये है, हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ सरिया कानून चलेगा, यहाँ फलां कानून चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। तो उसी को कहते हैं कानून का शासन। कानून के दायरे के अंदर सभी रहते हैं। तो आप ये भाव स्पष्ट कर देना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी बड़े बड़े और 5-5 अंकों के हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में यानी एक पेज पर देना है। राज्यसभा की शक्तियों पर प्रकाश डालिए। तो राज्यसभा की शक्तियों के अंदर प्रकाश डालोगे तो यहाँ पर आप विधायी शक्तियाँ हैं, महाभियोग की शक्ति है, बहुत सारी जो वित्त विधेयक पास करने की शक्ति है, अविश्वास प्रस्ताव की शक्ति है। अथवा में राष्ट्रपति के विशेष अधिकारियों की बात करें तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों में जैसे वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास, और आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। किसी को हटाने की, किसी संवैधानिक पद से किसी व्यक्ति को हटाने की, जैसे राज्यपाल नियुक्त करने की या राज्यपाल को हटाने की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। आगे देखो क्या, भारत में स्वतंत्रता एवं समानता की सैद्धांतिक व व्यवहारिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति व समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये अपनी पुस्तक में देखकर बड़ा प्रश्न है, आप तैयार कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। और फिर 5वां क्या है, समानता से क्या तात्पर्य, समानता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आयामों का वर्णन कीजिए। या तो ये कीजिए, अथवा राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रस्तुत समालोचना पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो 3 प्रश्न है, तीनों के अथवा में भी है, आपको जो भी अथवा में से पसंद आए तो वो करो, करने 3 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दे रखा है, विश्व के मानचित्र में निम्न देशों को दर्शाइए। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीनलैंड, फ्रांस, रूस और इटली। इन 6 देशों को दर्शाने के लिए हम चलते हैं विश्व के नक्शे में। मैं आपको 1 मिनट में ही समझा दूंगा कि कौन कहाँ पर कौन से देश में है। विश्व का मैप, वर्ल्ड मैप आपके सामने आ गया है। हम बात करते हैं उन 6 देशों की जहां
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीनलैंड, फ्रांस, रूस और इटली को दर्शाना है। तो सबसे नीचे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया दिखा दो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया दर्शा दो। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है ना, साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है, साउथ अफ्रीका, लास्ट कॉर्नर अफ्रीका महाद्वीप के साउथ अफ्रीका। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये साउथ अफ्रीका हो गया। उसके बाद तीसरा है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ये देखो ये भाग है ना, ग्रीनलैंड है, दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है ग्रीनलैंड, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया। और फिर बात करते हैं फ्रांस, रूस और इटली की। तो देखो फ्रांस, रूस और इटली की बात करते हो तो आपको देखो ये दिखाई दे रहा है ना आपको फ्रांस, ये नाम फ्रांस लिखा हुआ है, ध्यान से दीजिए, ये फ्रांस हो गया। और इधर देखो ये रहा आपका इटली, फ्रांस और इटली हो गया। और रूस आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा बड़ा रूस है पीले रंग वाला, ये आपका रूस हो गया, ठीक है। तो सफ़ेद रंग वाला ग्रीनलैंड है और यहाँ पर हरे रंग वाला ये फ्रांस है और यहाँ पर हल्का आपका रंग है वो इटली हो गया और ये आपका रूस हो गया। और दो देश आपको नीचे यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं पेपर की तरफ। तो ये हो गया विश्व का नक्शा। अब नीचे है भारत के मानचित्र में निम्न क्षेत्रों को दर्शाइए। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। ये भी भारत के नक्शे के अंदर आपको दर्शाना है। तो भारत के नक्शे की ओर ही हम चलते हैं, 1 मिनट में आपको समझा दूंगा मैं। ये देखो हमारे सामने भारत का नक्शा आ चुका है। तो भारत के नक्शे में सबसे पहले पूछ रखा है कर्नाटक। तो कर्नाटक के लिए आपको नीचे चलना पड़ेगा, ये रहा आपका कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में पूछ रखा है पश्चिम बंगाल। कौन सा पूछ रखा है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के लिए वापस ऊपर की तरफ जाइए आप, पश्चिम बंगाल में वो वापस ऊपर की तरफ जाइए। तो ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, कोलकाता जिसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद पूछा गया उत्तराखंड। तो ये रहा ऊपर ही ऊपर उत्तराखंड, हिमालय के अंदर। और उत्तराखंड के बाद पूछा नेपाल। तो उत्तराखंड के ठीक पास में ये रहा आपका नेपाल। फिर पूछा है श्रीलंका और म्यांमार। तो देखिए ये रहा आपका म्यांमार, यहाँ पर है, ठीक है, ये म्यांमार ये रहा और श्रीलंका नीचे है, ये रहा आपका श्रीलंका। तो भारत के नक्शे में 3 तो राज्य पूछे, कर्नाटक, बंगाल, उत्तराखंड, और 3 देश पूछ लिए, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। तो श्रीलंका ये रहा, कर्नाटक ये रहा, और ऊपर की तरफ बढ़े तो पास पास ही पूछे, उत्तराखंड ये रहा, नेपाल ये रहा, म्यांमार ये रहा और बंगाल ये रहा। 6 पूछ लिए हैं। वापिस पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो हमने ये जान लिए हैं विश्व और भारत के मानचित्र में निम्न जो क्षेत्र थे, देश हो चाहे राज्य हो, उनकी हमने पहचाने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अच्छा तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशनल मिलेगा और मोटिवेट होकर हम और अधिक वीडियो अपलोड करेंगे जो भी हमारे पास पेपर होगा। और उस पेपर, अब ये पेपर है वो राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर के द्वारा हल किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। और इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से प्राप्त कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।